कांग्रेस ने यूपी में जब लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका के साथ में दे दिया है तो मतलब साफ है कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है, तो पाने के लिए आधी आबादी के साथ वो आगे जा रहे हैं। हर दल के अपने नारे और विजन है। उस दौर में किंग ना सही किंग मेकर बनने के लिए महिलाओं के सहारे कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश करने जा रही है। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। मिशन यूपी को पूरा करने के लिए कांग्रेस की तरफ से ताबड़तोड़ वादों का दौर जारी है। पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में विधानसभा चुनाव में टिकट देने के लिए 40% महिला आरक्षण की बात की और उसके बाद इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएशन पास लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का वादा कर दिया है। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे को लोग प्रतीकात्मक मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसके पीछे सुविचरित रणनीति है। उसमें सिर्फ महिलाओं का भला करके अपना भला करने की रणनीति नहीं, बल्कि वो सर्वेक्षण है। कैसे ये सर्वेक्षण कांग्रेस की तस्वीर थोड़ी बहुत बेहतर कर सकते हैं, इस आधार पर फैसला लिया गया है। ये आगे समझते हैं। राज की बात यह है कि यूपी में महिलाओं पर जो कांग्रेस का फोकस हुआ है उसके पीछे 2 सर्वे और उसके नतीजे हैं जो कांग्रेस ने करवाए हैं। राज की बात यह है कि कांग्रेस के पहले सर्वे में ये बात सामने आई कि बीजेपी में हर सीट के लिए 9 से 16 टिकट के दावेदार खड़े होंगे। टिकट एक को ही दिया जा सकता है, कुछ को मना लिया जाएगा, लेकिन कुछ तो बगावत पर उतरेंगे ही। इन संभावित बागियों में से कुछ ऐसे भी होंगे जो अपनी बहन, पत्नी या मां को चुनाव लड़ाना चाहते होंगे। बस ऐसे ही दावेदारों को महिला सशक्तिकरण के नाम पर कांग्रेस के पाले में शिफ्ट कराने की कोशिश होगी। इससे कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, और कांग्रेस को फायदा ना भी मिले तो बीजेपी को नुकसान थोड़ा बहुत हो सकता है। महिलाओं की तरफ पूरा चुनावी कैंपेन शिफ्ट कर देने के पीछे एक वजह और भी है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं पर जो दांव खेला है, इसकी दूसरी और प्रमुख वजह यह भी है कि नरेंद्र मोदी से उन्होंने ये मंत्र सीखा है। क्योंकि जिस तरीके से मोदी ने उज्ज्वला या 3 तलाक समेत महिला सेंट्रिक योजनाएं शुरू की, उसका फायदा यह हुआ बीजेपी को कि 17 से 24% तक महिलाओं का वोट प्रतिशत बीजेपी के पक्ष में बढ़ा है। तो ये जो कैलकुलेशन है, बीजेपी के उस वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश। अपने सबसे बुरे दौर से कांग्रेस फिलहाल गुजर ही रही है। ना लीडर बचे हैं, ना कैडर बचा है, और जहां सरकारें बची हैं वहां पर शांति नहीं बची हुई है। तो आखिर G23 जैसा ग्रुप जो गांधी परिवार पर भी सवाल उठा देता हो, उसके बाद अब कांग्रेस का आला कमान यानी इस गांधी परिवार की रणनीति क्या होगी? राज की बात में बात इसी पर, और कैसे एक एक करके इन चुनौतियों से निपटना शुरू कर दिया गया है कांग्रेस आला कमान की तरफ से, यह भी समझेंगे। सियासी तौर पर तमाम झटकों को झेल रही कांग्रेस के लिए भारी मुश्किल का दौर तब सामने आया जब पार्टी के 23 वरिष्ठतम और बुजुर्ग नेताओं ने नीतियों पर सवाल उठाते हुए दल से किनारा कर लिया। G23 के नाम से बने इस ग्रुप ने बागी तेवर अपनाए और परिवार की परिपाटी पर चल रही पार्टी पर सीधे और खरे सवाल उठाए। लंबे वक्त तक कांग्रेस ने इन्हें दरकिनार किया, लेकिन पार्टी को पता है कि ये वो मोहरे हैं जिनके दम पर एक लंबा शासन कांग्रेस ने किया है, और इनकी ऐसी बगावत पार्टी को डेंट पहुंचाने के लिए काफी है। यही वजह है कि अब नर्म रुख के साथ कांग्रेस आला कमान यानी गांधी परिवार ने G23 की सर्जरी शुरू कर दी। G23 जिसने गांधी परिवार के खिलाफ अपने विद्रोह के स्वर बुलंद किए थे, उसको पूरी तरीके से तहस नहस करने का प्लान न सिर्फ तैयार हो चुका है, बल्कि उस पर जिस तरीके से काम हुआ उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। वो अभी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उसकी झलक दिख चुकी है। तो बता दे राज की बात आपको कि 2 तरीके से गांधी परिवार G23 से निपट रहा है। कुछ लोगों को मनाया जा रहा है और कुछ लोगों को पूरी तरीके से निपटाया भी जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेताओं को मनाने और साधने की कवायद की। राज की बात यह है कि जिन नेताओं को पार्टी से जोड़कर रखने की सबसे ज्यादा कोशिश है, उसमें 3 नाम प्रमुख हैं। पहला नाम है गुलाम नबी आजाद का, दूसरा नाम है आनंद शर्मा का, और तीसरा नाम है भूपेंद्र हुड्डा का। राज की बात यह है कि कांग्रेस की कोशिश सबसे पहले गुलाम नबी आजाद को साधने की है। यही वजह है कि जब CWC की मीटिंग हुई तो आजाद को पहली पंक्ति में सोनिया गांधी के साथ बिठाया गया, और जब लखीमपुर मामले में
कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने गया तो गुलाम नबी आजाद भी उसमें रहे और राहुल की उनसे बात करने की तस्वीरें भी सामने आई। मतलब ये कि आजाद का पूरा सम्मान रखा गया और पूरी तवज्जो भी दी गई। और ये क्यों किया गया, इसके पीछे राज की बात के लिए आपको राज्यसभा में पीएम मोदी और गुलाम नबी आजाद की एक दूसरे के तारीफ का वो भाषण भी सुनना होगा जब आजाद राज्यसभा से रिटायर हो रहे थे। सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, एक पर्सनल टच जो होता, आदमी भावुक हो जाता है। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। कांग्रेस को डर इस बात का है कि अगर बीजेपी ने इन्हें अपने पाले में खींच लिया तो जम्मू का एक बड़ा नेता उनके हाथ से निकल जाएगा। और बात केवल जम्मू और कश्मीर की नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गुलाम नबी आजाद की छवि बुलंद है। ऐसे में डैमेज को रोकने के लिए भी प्लान तैयार है, जिससे गुलाम नबी आजाद को अवगत करा दिया गया है। राज की बात यह है कि तमिलनाडु कोटे से गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा भेजने का वादा कांग्रेस ने कर दिया है। वहीं आनंद शर्मा के अहम को भी तुष्ट करने की कोशिश की गई, जिसका सीधा असर दिखाई पड़ रहा है जब लखीमपुर खीरी कांड के बाद उन्होंने प्रियंका की भूरी भूरी प्रशंसा की। मतलब बगावत के बादल बदले हुए हवा के झोंकों के साथ में उड़ते दिखाई पड़ रहे। केंद्र में भी कांग्रेस के पास सशक्त नेतृत्व है। सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। हमको बीजेपी से कोई सर्टिफिकेट लेना है कि हमारे पास अच्छे नेता हैं, देश जानता है। वहीं तीसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा को साधने के लिए उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को प्रियंका गांधी ने अपने साथ मिशन यूपी पर लगा लिया है। लखीमपुर कूच के दौरान दीपेंद्र हुड्डा की तस्वीरें पुलिस के साथ प्रियंका के प्रोटेक्शन में उलझते हुए सबने देखी थी। मतलब साफ है कि कांग्रेस का पूर्ण कायाकल्प भले ही फौरन न हो पाए, लेकिन धीरे धीरे हालात को सामान्य करने की कोशिश शुरू की जा चुकी है। नाराज नेताओं को मनाने का कोरम भी शुरू किया जा चुका है। मतलब गांधी परिवार ने G23 या अन्य नेताओं को साफ कह दिया है कि उनकी बात के दो मायने हैं। जो अच्छा लग रहा है उसको आने देंगे और जो बुरा लगेगा उसको जाने देंगे। मतलब जो रुकेंगे उनको सम्मान और प्रतिष्ठा से नवाजा जाएगा, लेकिन जो विद्रोह के सुर उठाते रहेंगे उनको निकाला तो नहीं जाएगा, लेकिन उनसे बात भी नहीं की जाएगी, अलग थलग छोड़ दिया जाएगा। कपिल सिब्बल। उत्तर प्रदेश की सियासी जंग अपने उस चरम बिंदु की ओर धीरे धीरे पहुंचती जा रही है, जिसके बाद कोई भी राजनीतिक विश्लेषण करना खतरे से खाली नहीं होता। कब नेता पलटे, कब उसके साथ में बाजी पलट जाए, ये कहना फिलहाल दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, राजनीतिक और सामाजिक समीकरण अपने पक्ष में करने के लिए एक दूसरे के खेमे में सेंध लगाने में जुटा है। और दिलचस्प बात यह है कि सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष के बीच में एक दूसरे के अंदर सेंध लगाने की ये जो होड़ मची है, वो कैसे रुक पाएगी या कहां तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। यही है राज की बात में आगे। समीकरण साधने के इस युद्ध में एक बात तय है कि बीजेपी की कोशिश जहां विकास योजनाओं और सामाजिक समीकरणों को अपने हिंदुत्व के साथ सहेज कर जनता के बीच जाने की है, उसकी कोशिश यह भी है कि विपक्ष पूरी तरह एकजुट ना हो, अपनी तरफ से पूरी ताकत से ना लड़ पाए। विपक्षी दलों की यह होड़ जाहिर तौर पर बीजेपी के मुफीद है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले तक ये चुनौती इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि अखिलेश यादव मजबूती के साथ कमल के सामने साइकिल थामकर खड़े हुए थे। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या बदल गया कि चुनौती बड़ी हो गई? यही हम आपको राज की बात में बताने जा रहे हैं। राज की बात यह है कि इस समय यूपी में हर सियासी सूरमा टेंशन में है। किसी को टेंशन गठबंधन की, तो किसी को टेंशन बागियों की, तो किसी को चिंता खाए जा रही अपने जनाधार की, और सबसे बड़ी टेंशन ये है जो सियासत चल रही है,
सियासी सुरमाओं की एक दूसरे का समीकरण बिगाड़ने और अपना बनाने की, और इसी क्रम में लोगों को जोड़ने और लोगों को घटाने की, यही है राज की बात, जिसमें आपको दिलचस्प बातें आगे पता चलेंगी। राज की बात यह है कि वर्तमान में जो समीकरण बदले हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता से बदले हैं। कुछ दिनों पहले तक अखिलेश विपक्षी पटल पर छाए हुए थे, लेकिन प्रियंका आई, लखीमपुर पर भिड़ी, आगरा पर भिड़ी, महिलाओं के लोक लुभावन वादे किए और सपा के नेता का थोड़ा स्पेस अपने पाले में खींच लाई। ये सच्चाई है कि जब विपक्ष मजबूती के साथ कई धुरियों में बंटता है तो उसका सीधा फायदा सत्ताधारी दल को होता है। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी को योगी सरकार ने लाइमलाइट में आने का मौका दिया, उससे ये सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश की सियासत में जोर पकड़ रही है कि अखिलेश एकमात्र चेहरा न रह जाएं, इसलिए बीजेपी ने ये दांव चला। वैसे वास्तविकता ये है कि अखिलेश जैसी जमीन प्रियंका के पास नहीं है, लेकिन लाइमलाइट में तो वो आ ही गई हैं, ताकि अखिलेश एकमात्र चेहरा न रह जाए। ये रहा इस पहलू का एक पक्ष। दूसरे पक्ष में जाएं तो टेंशन गठबंधन पर फंसी हुई है। सपा की कोशिश है कि छोटे दलों को साथ कर छोटी छोटी जातियों के वोट बैंक को साधा जाए। अखिलेश इसमें सफल भी हैं, इतने सफल कि बीजेपी के खेमे में जाते जाते ओपी राजभर को अपने पाले में खींच लाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के तमाम सूरमा भी अखिलेश के साथ हैं या फिर साइकिल की सवारी करने को आतुर हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए किसी भी कीमत पर आतुर है और उसने यहां तक का ऑफर दिया है कि जिन सीटों पे पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी तीसरे या चौथे नंबर पर रही है, उन्हीं सीटों पर गठजोड़ किया जाए। लेकिन पिछली बार के अनुभव से सबक ले चुके अखिलेश अभी कांग्रेस को हाथ नहीं रखने दे रहे हैं। यही बात प्रियंका की टेंशन बढ़ा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह टेंशन सिर्फ कांग्रेस को ही है। टेंशन में सपा और सपा अध्यक्ष भी हैं। अखिलेश के सियासी टेंशन की वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। राज की बात यह है कि सपा ये मानकर चल रही है कि रालोद से उसका सैद्धांतिक गठबंधन है और मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ एक राज की बात और भी है। राज की बात ये कि जयंत चौधरी सस्ता सौदा नहीं करना चाहते और अखिलेश गठबंधन के समझौते में किसी को ज्यादा सीट नहीं देना चाहते। अखिलेश यादव के सामने भी समस्याएं कम नहीं है। खुद को सत्ता का प्रबल दावेदार मानकर चल रहे अखिलेश को भी एक बड़ा झटका लगा है और यही सबसे बड़ी राज की बात है कि आरएलडी, जिसके जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से ज्यादा फायदा लेने की फिराक में है अखिलेश, तो आरएलडी के जो वहां पर अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो बीजेपी के एक शीर्ष नेता से मिले और वो नेता इतने बड़े हैं कि उनका कहा हुआ वाक्य पार्टी और देश में बड़ा मतलब रखता है। इसके बाद से निश्चित तौर पर उनका भी तनाव बढ़ गया है। ये बात तो हुई पार्टी और उसके नेता के समीकरण के बिगड़ने की आशंका की, लेकिन केवल पार्टी ही नहीं बल्कि रालोद अध्यक्ष के बीजेपी शीर्ष नेता की मुलाकात से विपक्ष और बिखरता नजर आने लगा। पूर्वांचल में सपा और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती बन सकता है, तो वो गठबंधन नहीं हो पा रहा है। और पश्चिमी यूपी में सपा और रालोद बीजेपी को झटका दे सकते हैं, तो उस संभावना में बीजेपी की सेंध लगती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच पश्चिम में प्रभाव रखने वाले दो नेताओं का कांग्रेस से तौबा कर लेना भी एक झटके का सबब प्रियंका के लिए बन गया है। तो राज की बात यह कि सत्ताधारी बीजेपी तो सधे अंदाज में अपने प्लान पर काम कर रही है, लेकिन विपक्ष मजबूत होने के बजाय थोड़ा कमजोर होता दिखाई पड़ रहा है। अभी हवाई जहाज पर शुक्रवार को प्रियंका और अखिलेश की मुलाकात और इससे पहले फोन पर वार्ता क्या गुल खिलाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वैसे राज की बात यह है कि नवंबर के मध्य तक विपक्ष गठजोड़ का या अपनी रणनीति के जरिए एक बड़ा धमाका कर सकता है, जो बीजेपी को कड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के चुनाव में दे सके। जिस तरीके के सियासी और सामाजिक समीकरण बन रहे हैं, उससे ये पूरी उम्मीद है कि नवंबर के मध्य में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।